हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी सही। और आज नवमी पूजा है तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज जो हम करेंगे फ्रेंड्स, ये 10th की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री। ठीक है, इसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके पेपर से रिलेटेड होगा। और ये ऐसे हमसे क्यों है जिस पे आप फोकस कर सकते हो, इजीली कर सकते हो इसको, एंड ये आपके पेपर में भी आएगा। ठीक है, और आने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि जैसे क्वेश्चन मैंने बनाया वैसा ही आए, बल्कि हो सकता है वर्ड्स या फिर लैंग्वेज चेंज कर दे। ठीक है, तो आपको वर्ड्स की हेर फेर को समझना होगा। सो आगे चलते हैं हम। ठीक है, 50 MCQ है। अगर कोई क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट में बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करके बोलो उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। ओके, सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, काल्पनिक दुनिया की विचारधारा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ काल्पनिक दुनिया का मतलब है एक ऐसी दुनिया जिसका होना संभव नहीं है, यानी जिसका साकार होना संभव नहीं है। अब जैसे कि राम राज्य देख रहा है आपने राम राज्य देखा, अब वो राम राज्य आज की कल्पना आप कर रहे हो कि आज के टाइम पे राम राज्य हो, तो वो मुश्किल है। ठीक है, सो काल्पनिक दुनिया का मतलब क्या है? ऐसी दुनिया जो संभव नहीं है, जो साकार नहीं हो सकती। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूटोपिया। ठीक है, यूटोपिया का मतलब क्या है? जो साकार ना हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, 1804 की फ्रांस की नागरिक संहिता को प्राय किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में है आपका हिटलर की संहिता, दूसरा है बिस्मार्क की संहिता, तीसरा है वियना संहिता, या चौथा है नेपोलियन संहिता। तो फ्रेंड्स, इस किसकी कौन सी संहिता मानी जाती है? ऑप्शन डी, नेपोलियन संहिता। आगे देखो, उदारवाद किस प्रकार की सरकार पर बल देता है? सहमति आधारित सरकार, सामंती, निरंकुश, या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? उपर्युक्त सभी। ठीक है, आगे देखो, कौन सा दशक यूरोप में भूख, कठिनाई और विद्रोह को लेकर आया है? तो ऑप्शन आपके क्या है? ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1810, या फिर ऑप्शन डी 1830। तो इसका आंसर क्या होगा? 1830। ठीक है, आगे देखो, फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो मारियान है, दूसरा है पेड़ की पत्तियाँ, तीसरा है जर्मेनिया, चौथा है डाक टिकट। ठीक है, तो जो मारियानियाँ है ये आपकी फ्रांस की प्रतीक मानी जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे देखो, ज्यूसेप मेत्सनी। फ्रेंड्स, मेत्सनी को लिखने के बहुत से तरीके हैं, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मेत्सनी ऐसे भी लिखा जाता है, इसी को मेजनी लिख दिया जाता है। सो इसको दिमाग में रखना है कि एक ही वर्ड्स को अलग अलग चीज़ तरीके से लिख रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? रोम में, सेक्सनी में, पिडमांट में, या फिर जेनेवा में। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? जेनेवा। और सॉरी, पिडमांट है, इस तरह से होगा, पिडमांट। ठीक है, सॉरी फॉर। आगे देखो, अगला देखो, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की था? ठीक, तो पहला क्या है? कृषक वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग, तीसरा है कुलीन वर्ग, चौथा है मजदूर वर्ग। तो इसका जो मुख्य भूमिका थी किसकी थी फ्रेंड्स? मध्यम वर्ग की। ये वर्ग वो वर्ग था जो पढ़ा लिखा वर्ग था। ठीक है, और जो क्रांति के लिए उत्तेजित था, जिसको अपने अंदर जागरूकता की है। ठीक है, या फिर स्वतंत्रता को लेकर के, अधिकारों को लेकर के जो भावनाएं जागृत हुई, इन्होंने ही उसमें जाकर के मुख्य रोल प्ले किया। ठीक है, अगला देखो, टैली क्या थी? तो ये एक भूमि कर है, या फिर धार्मिक कर है, सामंती कर है, या फिर नमक कर है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, भूमि कर। ठीक है, आगे देखो, वियना संधि हुई थी फ्रेंड्स, कब हुई थी? 1819 में, 1805 में, ठीक है, या फिर 1810 में, या फिर 1815 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1815। ठीक है, आगे देखो, कल्पना आदर्श का शाब्दिक अर्थ है? पहला ऑप्शन क्या है आपका? देखो, पहला ऑप्शन है आपका काल्पनिक समाज जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना संभव है, दूसरा किसी समाज का स्वर्गलोक की कल्पना करना, तीसरा किसी व्यक्ति के द्वारा कल्पना करना, चौथा किसी राज्य की कल्पना करने में भटकना। तो ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ के लिए हम सोचते हैं जो पॉसिबल ही नहीं होता, ऐसा लगता नहीं है कि पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? काल्पनिक समाज जो इतना आदर्श है जिसका साकार होना संभव नहीं है, ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है, और इसी को हमने पीछे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था यूटोपिया पर, तो यही है कल्पनादर्श। ठीक है, तो ऐसे ही लैंग्वेज चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ज़रूरी नहीं है कि कुछ ज़्यादा पूछे। ठीक है, आगे देखो,
वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना संधि का देखो, मैटरनिक को ऑस्ट्रिया का सत्ता सौंपना आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है? नेपोलियन को फांसी देना। तीसरा क्या है? उन बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे। और चौथा क्या है? फ्रांस के साम्राज्य का विस्तार करना। तो ऑप्शन क्या है इसका? सी राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखो, नेपोलियन को किन देशों ने मिलकर हराया? आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है रूस और प्रसा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। आगे देखो, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का युद्ध कब हुआ? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? मार्च 1854, जनवरी 1856, ऑप्शन सी है अप्रैल 1859, या फिर जून 1816। तो इसका आंसर क्या होगा? अप्रैल 1859। आगे देखो, गैरिबाल्डी कहाँ का निवासी था? वेनेशिया का, नेपल्स का, सार्डिनिया का, या फिर फ्राग का? तो इसका आंसर क्या होगा? फ्राग। ठीक है, आगे देखो, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं? कल्पना आदर्श मैंने बता दिया, जो संभव नहीं है। ठीक है, जनमत या पब्लिक ओपिनियन है आपका। राष्ट्र राज्य की विचारधारा ही अलग है। एलिमिनेट करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो भी आप लोगों को जानने चाहिए, जिससे आप आंसर को ईजिली कर सके। तो इसका क्या होगा? निरंकुशवाद। इसका मतलब क्या होता है? जिसपे किसी का अंकुश ना हो। ठीक है, आगे देखो, ला पैट्री के विचारों का क्या अर्थ है? मातृभूमि, सिटोयन, पितृभूमि, या फिर राजा? तो इसका आंसर क्या होगा? पितृभूमि। ठीक है, आगे देखो, ले सिटोयन के विचारों का क्या अर्थ है? मातृभूमि, नागरिक, पितृभूमि, सिटोयन। तो इसका आंसर क्या है? नागरिक। अगला क्वेश्चन देखो, नेपोलियन के नियम का दोष क्या है? इन्होंने टैक्स को हटाया, सेंसरशिप लगाई, ठीक है, फ्रेंच सेनाओं में शामिल होने के लिए मजबूर किया, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। टैक्स को बढ़ाया, सॉरी यहाँ पे बढ़ाया है। ठीक है, ये बढ़ाया है, तो नहीं, टैक्स को बढ़ाया नहीं, टैक्स को हटाया था उसने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। सारे दोष हैं उसके। आगे देखो, एले डैश को मापने की जाने वाली इकाई है? तो शरीर को, फिर कपड़ा को, या फिर वजन, या फिर भूमि के क्षेत्रफल को? तो इसका आंसर क्या होगा? कपड़े को मापने की एक इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जॉल्वेराइन एक था। जॉल्वेराइन के लिखने के भी अलग तरीके हैं, तो इसको भी देखना। जॉल्वेराइन इस तरह से भी लिखा जाता है, और जैसे मैंने लिखा वो भी लिखा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ये क्या था? राजनीतिक दल था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, सीमा शुल्क था, या फिर मुद्रा थे? तो इसका आंसर क्या होगा? सीमा शुल्क। आगे देखो, जंकर्स कौन थे? जंकर्स, या फिर यहाँ पे आ जाएगा जुंकर्स, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जुंकर्स कौन थे? सॉरी, तो ये कौन थे जुंकर्स? पर्सिया की सेना थी, या फिर छात्र थे, किसान थे, या फिर बड़े जमींदार थे? इसका आंसर क्या होगा? बड़े जमींदार थे। ठीक है, आगे देखो, किसने द्वीत्सव को हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? किसने? लॉर्ड बायन ने, मैटरनिक ने, बस्मार्क ने, या फिर कैसर विलियम ने? तो इसका आंसर क्या होगा? मैटरनिक ने क्या बताया था? हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। किसको? जोसेफ मेत्सिनी को। ठीक है, आगे देखो, किसको यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो फ्रांस को ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है यूनान, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो आपका आंसर क्या होगा? यूनान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ग्रीस कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? ठीक है, ऑप्शन ए है 1832, ऑप्शन डी है 1834, ऑप्शन सी है 1845, ऑप्शन डी है 1815। तो इसका आंसर क्या होगा? 1832 ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वॉल्गिस्ट का क्या अर्थ है? लोक नृत्य, ऑप्शन बी लोकगीत, ऑप्शन सी सच्ची भावना, ऑप्शन डी महिमा। तो इसका आंसर क्या होगा? सच्ची भावना। ठीक है, आगे देखो, सार्डिनिया पिनमेंट का शासक कौन था? मैटरनिक था, कैस्ट्रिया विलियम प्रथम था, इमैनुअल द्वितीय था, फिर बिस्मार्क था? तो इसका आंसर क्या होगा? इमैनुअल द्वितीय। ठीक है, अगला देखो, एक्ट ऑफ यूनियन कब हस्ताक्षरित किया गया था? 1761 में, 1701 में, 1801 में, फिर 1707 में? तो इसका आंसर क्या होगा? 1707। फ्रेंड्स, एक्ट ऑफ यूनियन जो था, ये क्या था? जो ब्रिटेन में स्कॉटलैंड को जब ऐड किया गया था, ठीक है, इसको जब ऐड करके बनाया गया यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो इसी को एक्ट ऑफ यूनियन कहा गया था। ठीक है, आगे देखो, फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था? ऑप्शन ए है फ्रांसीसी कलाकार, दूसरा है फ्रेम का राजा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया का चांसलर, या फिर ऑप्शन डी है एक क्रांतिकारी। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी कलाकार। ठीक है, अगला देखो, यंग इटली क्या था? ऑप्शन ए है गुप्त समाज, ऑप्शन बी है इटली का विजन, ऑप्शन सी है इटली का राष्ट्रगान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए गुप्त समाज। आगे देखो, नेपोलियन की 1804 की संहिता में क्या लिखा था?
इन्होंने देखो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार को मिटा दिया था, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटाया, कानून के समक्ष समानता की बात करी। तो यहाँ पे क्या है, सारे विकल्प सही हैं, यानी ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट है। आगे देखो, काबूर कौन था? तो ऑप्शन ए है इटली का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है जर्मनी की क्रांतिकारी, ऑप्शन सी है कैथोलिक मिशनरी, ऑप्शन डी है जर्मनी के चांसलर। तो इसका आंसर क्या होगा, इटली के प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से उदारवादियों की मांग नहीं थी? तो पहला है सार्वभौमिक मताधिकार, अगला है प्रतिनिधि सरकार, निजी संपत्ति की हिंसा, या फिर बाजारों की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर क्या होगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र राज्य की अवधारणा का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्र राज्य का मतलब मैंने फ्रेंड्स बता दिया है, राष्ट्र क्या है, एक भौगोलिक एक विचार है। ठीक है, राष्ट्र क्या है, एक विचार है जिसमें लोग एक ही इतिहास की उपज होते हैं, जिसके भाषा संस्कृति धर्म सभी समान होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जबकि राज्य क्या है, एक भौगोलिक इकाई है। ठीक है, भौगोलिक इकाई का मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी अपनी संप्रभुता है, अपनी निश्चित सीमा है, इसकी अपनी निश्चित जनसंख्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, राज्य। और आज़ादी से पहले आप देखो कि भारत के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी हम आज़ाद नहीं थे। आज़ाद नहीं थे इसीलिए क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे संप्रभुता नहीं थी। और संप्रभुता का मतलब ये होता है कि बाहरी और आंतरिक रूप से निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, जो हमारे पास नहीं थी। तो यहाँ पे अगर हम राष्ट्र राज्य का हिस्सा नहीं है तो क्या नहीं है, राजशाही से मुक्ति। राजशाही का दूर दूर तक कोई राष्ट्र और राज्य में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, राष्ट्र क्या है, विचार है जो एक ही इतिहास की उपज मानी जाती है, और राज्य क्या है, एक भौगोलिक इकाई है जिसकी अपनी निश्चित संप्रभुता है, अपनी निश्चित जनसंख्या है और अपनी निश्चित सीमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रूपक क्या है? ऑप्शन ए है सार विचार, ऑप्शन बी है आदर्शवादी राज्य, ऑप्शन सी है कला रूप, ऑप्शन डी है गीत। तो आपको आंसर क्या होना, सार विचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था? काबूर, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी है मैत्सिनी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बिस्मार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उदार राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, निरंकुश और लिपिक विशेषाधिकार संरक्षण। ऑप्शन सी आपका कह रहा है क्या, समाज में केवल पुरुषों के लिए स्वतंत्रता और समानता। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वतंत्रता। तो नहीं, इसका आंसर क्या होगा आपका ए, इसने सभी के लिए क्या किया, स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता की मांग की। आगे देखो, नए फ्रांसीसी ध्वज में कितने रंग थे? ठीक है, तो इसमें कितने रंग थे, 4। ओके, आगे देखो, मताधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार कहा जाता है इसको, न्याय का अधिकार कहा जाता है, वोट का अधिकार कहा जाता है, या फिर शिकायत का अधिकार। तो ऑप्शन क्या है आपका, वोट का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सौर्य के चित्र की विशेषता क्या थी? पहला ऑप्शन है आपका निरंकुशवाद का अंत, दूसरा क्या है स्वतंत्रता की प्राप्ति, तीसरा क्या है ज्ञान का उदय, और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इन सभी की बात करता है सौर्य का चित्र। ठीक है, आगे देखो, सौर्य के चित्र में किन देशों के लोग दिखाई दे रहे हैं? तो यूएसए है, ठीक है, जर्मनी है, फ्रांस है, या फिर सभी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, सभी। अगला क्वेश्चन देखो, मैत्सिनी और गैरिबाल्डी का संबंध किस देश से है? इटली से है, जर्मनी से है, ब्रिटेन से है, या फिर फ्रांस से है। तो आपका आंसर क्या होगा, इटली से है। ओके, आगे देखो, किस एक्ट के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना? ठीक है, एक्ट ऑफ लॉ, एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है, एक्ट ऑफ रूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, एक्ट ऑफ यूनियन, जो 1707 में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जर्मनिया किस वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है? तो पीपल है, बबूल है, नीम है, या बलूत है। तो इसका आंसर क्या होगा, बलूत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 किसके किसके बीच एक समझौता था? तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच ये समझौता हुआ था। ठीक है, इसी को एक्ट ऑफ यूनियन 1707 कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। आगे देखो, द्वितीय स्टेट किसे कहते हैं? पादरी, किसान, या फिर दास, कुलीन। तो इसका आंसर क्या होगा, कि कुलीन। तो फ्रेंड्स, आप जो ये सामंतवादी व्यवस्था देखोगे, या फिर जो फ्रांस की क्रांति के उत्तरदायी कारण थे, क्या थे आपका, कैथोलिक चर्च यानी पादरी लोग थे, ठीक है, और कुलीन वर्ग थे जिसको हम अभिजात वर्ग भी कहते हैं, और किसान वर्ग थे। तो दूसरे स्टेज पे कौन आ रहा है, कुलीन वर्ग। तो ये कुछ ऐसा पिरामिड बनता है आपके फ्रांस की क्रांति को लेकर के। आगे देखो, सामंतवाद का अंत कब हुआ? 21 मई 1789 को, 4 अगस्त 1789 को, 24 सितंबर 1789 को, या फिर 18 नवंबर 1789 को। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 अगस्त 1789 को। ठीक है, आगे देखो, इटली का एकीकरण कब हुआ? 1889 में, 1871 में, 1876 में, 1873 में। तो इसका आंसर क्या होगा, 1871 में। ठीक है, आगे देखो,
जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1878 में, 1879 में, 1881 में, 1871 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1871 में। आगे देखो, काबूल सर्दानिया का प्रधानमंत्री कब बना? ठीक है, 1855, 1854, 1858 या फिर 1859। तो इसका आंसर क्या होगा? 1858। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस थे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे देख लेना। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, 15 मिनट का है, तो देख सकते हो आप लोग इजीली। और कोई इशू है तो कमेंट करें। और आज कल से अब डेली मैं एक वीडियो MCQ बेस्ड बताऊंगी, आपको डालूंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करें। ओके, थैंक यू।